हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स दृष्टि 2022 की, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट वन देखा था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करी थी। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विधिक परिदृश्य की। ठीक है, जितने भी लॉज वगैरह हैं उनके बारे में, जो पिछले एक साल में बनाए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु 25 अप्रैल 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 में संशोधन किया गया है। स्मरणीय तथ्य, इस संशोधन से घरेलू उद्योग को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अधिग्रहण के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी IBPBG नहीं देनी होगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने हेतु IPBG छूट वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर है। IPBG की बजाय 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD को सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण 2020 की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX पद्धति के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके साथ ही इस सरलीकरण के साथ AON के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर कितना हो गया, 22 सप्ताह हो गया है। मेक टू प्रक्रिया में समय सीमा को मौजूदा कुल समय समिति कितना है, लगभग 122 से लेके 180 सप्ताह से घटाकर 101 से लेके 109 सप्ताह कर दिया गया है। निधि नियम 2014 20 अप्रैल 2022 को कॉर्पोरेट मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले निधि रूल्स 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्मरणीय तथ्य, निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC हैं। इन कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार लेना और अपने सदस्यों के बीच पैसा उधार देना है। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए की शेयर सूची के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को निधि घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के साथ NDH4 फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा। ऐसी कंपनियां शुद्ध स्वामित्व वाला कोष मतलब नेट ओन्ड फंड गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपए देना चाहिए। समय पर निपटान के लिए संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि NDH4 फॉर्मिंग कंपनियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाए। यद्यपि यह उन कंपनियों पर लागू होगा जो निधि संशोधन नियम 2022 के बाद नियमित होंगी। गौरतलब है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी घोषित किया है। नेक्स्ट है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 30 मार्च 2022 को लोकसभा, 5 अप्रैल 2022 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया और 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही यह अधिनियम बन गया है। तथ्य और भी क्या इंपॉर्टेंट है, अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। विदित हो कि वर्ष 1957 के अधिनियम को वर्ष 2011 में दिल्ली विधानसभा ने संशोधित किया था। उपरोक्त संशोधन के तहत दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली तथा पूर्वी दिल्ली में बांटा गया था। गौरतलब है कि अधिनियम 2022 तीनों निगमों को एकजुट करता है, जिससे दिल्ली नगर निगम नाम दिया गया है। ठीक है, जो अलग अलग थे सबको कंबाइन करके एक बना दिया गया है, जिसको अब दिल्ली नगर निगम बोला जाएगा। अधिनियम 2022 से निम्नलिखित प्रमुख मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार
दिल्ली सरकार से हस्तांतरित कर केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट से पावर छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। पार्षदों की कुल और अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, निगम के क्षेत्र को जोन्स और वार्ड्स में बांटना, वार्ड्स का परिसीमन आदि, ये सब। इसके साथ ही निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक न होने का प्रावधान है। अधिनियम स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को हटाता है। ठीक है, स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को हटा दिया है। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022, दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, 4 अप्रैल 2022 को लोकसभा 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया और 18 अप्रैल 2022 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। यह अधिनियम बंदी की शनाख्त अधिनियम, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का स्थान लेता है। तुलना करी गई है वर्ष 1920 का अधिनियम की और परिवर्तित वर्ष 2022 का अधिनियम। कैसा डाटा जमा किया जा सकता है? तो 1920 वाले में उंगलियों के निशान एवं पैर के छाप शामिल थे। ठीक है, और 2022 में हथेली की छाप, आइरिस और रेटिना स्कैन, दस्तखत और लेखन, बायोलॉजिकल सैंपल जैसे खून, सीमन, बाल एवं उनका विश्लेषण, उंगलियों के निशान, पैर के छाप और फोटोग्राफ्स शामिल किए जाएंगे। किन व्यक्तियों के डाटा जमा किए जा सकते हैं? एक या उससे अधिक 1920 क्या था, 1922 था शायद, 1920 था। 1920 वाले अधिनियम में क्या था? एक या उससे अधिक वर्ष के कठोर कारावास के दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, उनके लिए करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया गया हो, या मजिस्ट्रेट आपराधिक जांच में मदद के लिए किसी गिरफ्तार के डाटा लेने को आदेश दे सकता है। और जो लेटेस्ट वाला उसमें अपराधी या किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति, हालांकि सिर्फ ऐसे व्यक्ति से ही जबरदस्ती बायोलॉजिकल सैंपल लिया जा सकते हैं जिसने किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध किया हो, या ऐसा कोई अपराध जिसने न्यूनतम 7 वर्ष की कैद हुई हो, तभी ये सैंपल वगैरह ले सकते हो आप। किसी निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी आंकड़े बनाए रखने हेतु केंद्रीय एजेंसी होगी। एनसीआरबी आंकड़ों डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगी। एकत्र किए गए डाटा को 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखा जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022 को 30 मार्च 2022 को राज्यसभा द्वारा एवं 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित में संशोधन करता है। क्या? संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, एससी आदेश, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, एसटी आदेश। अधिनियम के तहत झारखंड की एससी सूची से भोक्ता समुदाय को निकालकर राज्य की एसटी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भोक्ता जो कि झारखंड में एससी सूची में थी उसको निकाल के हमने एसटी सूची में डाल दिया गया है। इसके साथ ही झारखंड में एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने हेतु एसटी आदेश की अनुसूची में संशोधन करता है। ये समुदाय कौन से हैं? देशवारी, गंझू, दौलत, दौतलबंदी, द्वालबंदी बोलते हैं जिनको, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या खेरी, तमरिया, टमड़िया और पुरान, ये सब इन लोगों को उठा के इन्होंने किस में डाल दिया है? एसटी आदेश में डाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, 28 मार्च 2022 को लोकसभा, 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा
और 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। अधिनियम 2022 संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। ज्ञातव्य है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम द्वारा वर्ष 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग 15 में संशोधन किया गया है। भाग 15 त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम के द्वारा त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजात सब ट्राइब के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया है। कहाँ? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022। संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा से पारित किया गया। स्मरणीय तथ्य, यह विधेयक संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 एसटी आदेश और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 एसटी आदेश में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। विधेयक अनुसूचित जाति एससी आदेश में संशोधन करता है ताकि निम्नलिखित 4 जिलों में गोंड समुदाय को एससी सूची से हटाया जा सके। कहाँ से? चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर और संत रविदास नगर से। विधेयक इन 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी के तौर पर मान्यता देने हेतु एसटी आदेश में संशोधन करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो यूपी का है, बन सकता है ना, कि कौन से 4 जिले हैं जहां से गोंड समुदाय को एससी से एसटी में डाला गया है? तो वह है चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर और संत रविदास नगर। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। निर्वाचन विधि या चुनाव कानून संशोधन विधेयक द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा द्वारा एवं 21 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है। अधिनियम 2021 का उद्देश्य आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के माध्यम से दोहरे नामांकन के खतरे को रोकना है। इसके साथ ही पत्नी शब्द को पति पत्नी से संबोधित किया गया ताकि इसको लिंग तटस्थ बनाया जा सके। अधिनियम 2021 के तहत 18 वर्ष की आयु मत देने के लिए पार कर चुके युवाओं को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा, जो पहले सिर्फ वर्ष में 1 बार मतलब 1 जनवरी को होता था। स्वापाक औषधि और मनः प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी एनडीपीएस संशोधन विधेयक द नारकोटिक्स ड्रग एंड क्या बोलना चाहिए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 को 13 दिसंबर 2021। बिल का एक नाम फिर से पढ़ लेते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 को 13 दिसंबर 2021 को लोकसभा और 20 दिसंबर 2021 को राज्यसभा से पारित किया गया। 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियम बन गया। स्मरणीय तथ्य क्या है? अधिनियम 2021 एनडीपीएस अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। अधिनियम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 के संशोधित अधिनियम में प्रारूपण ड्राफ्टिंग त्रुटि को सही करने के उद्देश्य से एनडीपीएस संशोधन अध्यादेश लाया गया था। प्रारूप त्रुटि के तहत
अधिनियम में अवैध गतिविधियों की परिभाषा बताने वाला क्लॉज नंबर बदल गया था, परंतु उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने की सजा बताई गई थी। अधिनियम में सजा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया है और उसमें पुराने क्लॉज नंबर की जगह नया क्लॉज नंबर जोड़ा गया है। इसके साथ ही यह संशोधन 1 मई 2014 से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात जब वर्ष 2014 के संशोधन प्रभावी हुए थे। विदित हो कि जून 2021 में त्रिपुरा त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा इस विसंगति को चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 2021। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 को 8 दिसंबर 2021 को लोकसभा में, राज्यसभा से 13 दिसंबर 2021 को और 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। अधिनियम 2021 निम्नलिखित में संशोधन करता है। किस किस में? उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1954, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1958। उपरोक्त अधिनियम 1954 एवं 1958 भारत के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित रेगुलेट करते हैं। अधिनियम 1954 एवं 1958 के अंतर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि इस पैमाने में 5 आयु वर्ग हैं। न्यूनतम 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष और आयु के साथ अतिरिक्त राशि बढ़ाई जाती है। पेंशन या फैमिली पेंशन के 20% से 100%। संशोधित अधिनियम 2021 स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस माह की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा जिस माह से वह संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु को पूर्ण कर रहा होगा। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। बांध सुरक्षा विधेयक डैम सेफ्टी बिल 2019 को लोकसभा से 2 अगस्त 2019 एवं 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा से पारित किया गया। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह अधिनियमित हो गया है। स्मरणीय तथ्य: बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन CDSO सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स 2019 के अनुसार भारत 5,745 बड़े बांधों, निर्माणाधीन बांध शामिल के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसमें से अधिकतम बड़े बांध कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कितने? 2394। ठीक है, मध्य प्रदेश में 906 हैं और गुजरात में है 632। कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021। कृषि विधि निरसन विधेयक द फॉर्म द रिपील बिल 2021 को 29 नवंबर 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया और 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। स्मरणीय तथ्य: अधिनियम सितंबर 2020 में पारित 3 कृषि कानूनों को निरस्त करता है। निरस्त किए गए 3 कानून निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020,
अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, इनमें संशोधन मतलब इन ये लेके आए थे, इनको रिपील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कानून कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, कब? जनवरी 2021 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 को 9 दिसंबर 2021 को लोकसभा तथा 14 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होगी। 14 नवंबर 2021 से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अधिनियम अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। गौरव तलब है कि नवीनतम अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन करता है। वर्ष 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कथित तौर पर किए गए अपराधों की जांच हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संशोधन के तहत प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे प्रारंभिक नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है दिल्ली विशेष स्थापना संशोधन अधिनियम 2021। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 एवं 14 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम को 14 नवंबर 2021 से लागू माना जाएगा। स्मरणीय तथ्य: अधिनियम 2021 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन करता है। अधिनियम 1946 के अंतर्गत निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का। ठीक है, नवीनतम संशोधन अधिनियम के अनुसार निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से 5 वर्ष पूर्ण होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञातव्य है कि अधिनियम 1946 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और है एवं इस नियुक्ति हेतु एक समिति सरकार को सुझाव देती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका एक मेंबर है और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या सीजेआई द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय की का एक न्यायाधीश। तो ये सब 3 मेंबर होते हैं इसको चूज करने के लिए। पेटेंट संशोधन नियम 2021 केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया है। स्मरणीय तथ्य: नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों हेतु पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती की गई है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। किसी शैक्षणिक संस्थान से आशय केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य नियमों द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से। ठीक, इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों तथा के द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय 2015 के औसत 72 महीनों से घटकर 2000 मतलब वर्तमान में कितना हो गया है? 12 से 30 महीने हो गया है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। पेटेंट आवेदकों के अंतिम निपटान का समय, जिसमें अब तक कुछ वर्ष लगते थे,
भी पहले से घटकर औसत 48 महीने हो गया है। पेटेंट आवेदकों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत में कम होकर औसतन 24 से 30 महीने रह गया है। ड्रोन नियम 2021 मानव रहित विमान प्रणाली यूएएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 यूएएस रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारियों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमतियां प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान हरित जोन मतलब फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन्स की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित यूएएस नियम 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर एक नई उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि। ये सब इन्होंने डिलीट कर दिया है। मतलब अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया गया था। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 एवं 72 प्रकार के शुल्कों की जगह केवल 4 कर दी गई है। ठीक है, मतलब 72 शुल्क लगाए गए थे। शुल्क की मात्रा को घटाकर नाममात्र स्तर पर किया गया है, जिसका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण, रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन हेतु 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया और यह 10 वर्षों तक वैध रहेगा। विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा एवं अधिकांश अनुमतियां स्वतः जनित होंगी। हरित क्षेत्रों ग्रीन जोन्स में 400 फीट मतलब 120 मीटर तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट मतलब 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हवाई अड्डे की परिधि से पीले येलो क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया। माइक्रो ड्रोन गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एवं नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालित पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा नियमित किया जाएगा। नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया है। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ मतलब NPNT रियल टाइम ट्रैकिंग व्हीकल जियो फेसिंग आदि जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद ड्रोन प्रमोशन काउंसिल DPC की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अगस्त 18 2021 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया।
स्मरणीय तथ्य: 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान आइडेंटिफाई करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 5 मई 2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने, बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 102 के माध्यम से क्या किया गया था? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित नोटिफाई कर सकता है। यह केंद्रीय सूची सेंट्रल लिस्ट होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021 को 10 अगस्त 2021 को लोकसभा के द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया और 18 अगस्त 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है इस अधिनियम का उद्देश्य है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन। ठीक है, 5 जुलाई 2021 तक यह तथा तब होम्योपैथी केंद्र परिषद संशोधन अधिनियम 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों एवं दायित्व को सुरक्षित बनाना है। यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है। 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करते हुए परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम के तहत द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियां और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 2 अगस्त 2021 को लोकसभा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही यह अधिनियम बन गया। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1992 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है।
1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम कितनी होनी चाहिए थी? 51% होने का प्रावधान शामिल था। नवीनतम अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है। ठीक है, मेन चीज ये थी। नवीनतम अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, जो कि अग्नि, समुद्र, विधिक बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और एन्यूटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। ठीक है, इनको भी इन्होंने बीमा में शामिल किया है। नेक्स्ट है नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 15 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 का मसौदा भी सरकार को सौंपा। अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर बनाए रखने संबंधी प्रावधान किए हैं। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपत्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य परियोजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। ये सब प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में से 2 से अधिक बच्चा होने पर पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021। तो द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा, 9 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और इसे 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 में संशोधन करेगा। संशोधित अधिनियम 2021 बैंक पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने घर तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है मोरेटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि DICGC अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्ष 1993 से अब परिवर्तित था। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत कुछ था याद करने को, लेकिन इसको तो याद कर लीजिए, ये शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था। कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। तो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 6 अगस्त 2021 को लोकसभा, 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा और 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ यह अधिनियमित हो चुका है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। वर्ष 2012 के अधिनियम ने
आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनियों के शेयरों की बिक्री में अर्जित आय पर, ठीक है, पूर्वव्यापी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। अधिनियम 2021 में प्रावधान है, यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर मतलब टैक्स की मांग नहीं की जाएगी। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता टैक्स सर्टेनिटी लाना है। साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाए। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की संपत्ति एवं समरूप अधिकारों का विलय करते हुए वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्साधन कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 लाया गया है। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2021 और राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त 2021 को पारित किया गया। 13 अगस्त 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीली अधिकरणों तथा फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण, विमानपत्तन अपीली अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीली अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। ठीक है, इन सबको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह समितियां होंगी। अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग कमीशन के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया। यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक मतलब द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया बिल 2021 4 अगस्त 2021 को लोकसभा के द्वारा, 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई तो यह अधिनियम बन गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल कर सकती है। नेक्स्ट है, आयोग सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ठीक एनजीटी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है,
प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम 2021 प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। स्मरणीय तथ्य: इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोग मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की प्रतिबंधित किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाली प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी जाएगी, ताकि इसको पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021, द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 29 जुलाई 2021 को लोकसभा द्वारा एवं 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। इसे 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन मतलब मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था, जिनका वार्षिक यात्री टैरिफ न्यूनतम 35 लाख हो। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डे के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का सक्षम बनाया गया है। आगे है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक मतलब द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 को 3 अगस्त 2021 को लोकसभा, 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा पारित किया गया और इसे 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे एवं 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 वर्ष तक की कैद की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काना, उकसाना या जारी रखने या ऐसे उद्देश्यों हेतु धन मुहैया कराने वाले लोगों को 2 वर्ष तक तथा की कैद की सजा तथा 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जाए।
जा सके। शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव एमएसएमई इकाइयों पर पड़ा। एमएसएमई उद्यमियों पर बढ़ते कर्ज तथा उनकी इकाइयों के बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपर्युक्त को संज्ञान में लेकर मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष एम एस साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैकेट ढांचे पीआरपी की सिफारिश की थी। देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया शोधन अक्षमता एवं दिवाला सहित संशोधन विधेयक 2021 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 28 जुलाई 2021 को लोकसभा तथा 3 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसे अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधित अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्रीपेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस PIRP कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। नेक्स्ट है नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 30 जुलाई 2021 को राज्यसभा के द्वारा, 4 अगस्त 2021 को लोकसभा के द्वारा और 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये अधिनियम बन गया है। नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। नारियल उद्योग के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के मार्केटिंग में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीयन सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। पहले जहां होता था वहीं तक था, लेकिन अभी इन्होंने हर जगह के लिए सपोर्ट मिलेगा। अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में कार्य करता था, उस पद अध्यक्ष को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का अलग पद गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड शामिल होते थे। अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। इस तरह से हमारा विधिक परिदृश्य भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। ठीक है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।